जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे समान अध्ययन यानी स्पीडी जीके जीएस का बुक आपको पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और इसी का सीरीज हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुछ क्लास जो है वह वन लाइनर इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का भी क्लास हमने दिया है। तो चलिए आज हम जो इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे वह आरआरबी कोलकाता आपको 1992 का जो प्रश्न आया हुआ है वन लाइनर स्पीडी का, उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते चलेंगे। और आपको जो है यह क्लास देखने से एक और फायदा है कि अगर आपने स्पीडी का बुक पढ़ा भी है तो आपको एक टेस्ट टाइप से भी हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है इसमें सारे प्रश्न जो है इकट्ठा कर लिया और उसका जो है वह आंसर हम लोग करते जाएंगे, और जहाँ पर समझाने का चीज़ होगा आपको समझाते भी चलेंगे। क्लियर है? लेकिन हम इसको स्पीड लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आप जीके का डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे जो है वह जीके ये हिस्ट्री का जो है वह क्लास एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। इसके बाद जो है वह मध्यकालीन इतिहास भी आपको स्टार्ट होने वाला है। तो आप जो अगर डिटेल से जीके जानना पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन स्पीडी का सीरीज में जो हम थोड़ा स्पीड से लेकर के चलेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? ठीक है, तो हर्षवर्धन का राज कवि का नाम था बाणभट्ट। इनका राज कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट ने जो है वह एक पुस्तक लिखा था, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षचरित्र में ये हर्षवर्धन, ये जो राजा होंगे, ठीक है, ये हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी इसमें हर्षचरित्र में लिखी गई है। और ये हर्षचरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। ये हर्षवर्धन जो है वह किस वंश के शासक हैं? तो ये जो होंगे आपको वर्धन वंश के शासन होंगे। कौन सा वंश का? वर्धन वंश का। वर्धन वंश का। ठीक है, जिसे जो है पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। क्लियर है? कौन सा वंश कहा जाता है? पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति ने किया था। और इसके बाद जो अगला शासक जो महेंद्र वर्मन होते हैं, महेंद्र वर्मन का जो है वह टोटल 3 पुत्र होते हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। क्लियर है? अगर आप इसके बाद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे हिस्ट्री क्लास में आप डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार हम आंसर करते चलेंगे। तो हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? तो बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था हर्षचरित, और हर्षचरित का रचयिता हो जाएंगे बाणभट्ट। क्लियर है? अगला प्रश्न, कर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है एडवर्ड टेलर ने। कौन, किसने किया है? एडवर्ड एडवर्ड टेलर ने किया है हाइड्रोजन बम का आविष्कार। क्लियर है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड टेलर ने किया। अगला प्रश्न, कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक साल, ठीक है, आपको अप्रैल महीने के 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने अप्रैल को? तो 7 अप्रैल को आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर यह आपको दिवस मनाए जाते हैं। क्लियर है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह यानी घास के मैदान जो होते हैं उसे हम पंपास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो पंपास के नाम से जाना जाता है। अर्थात दक्षिण भारत के चारागाह को, दक्षिण भारत के चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? अगर आप इसका डिटेल क्लास जानना चाहते हैं तो आप हमारा हिस्ट्री का क्लास आप देख सकते हैं, उसमें हमने इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल बताया है। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? तो भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा जो है वह यूनानियों ने चलाया था। किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया। बात समझ में आया? तो भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा यूनानियों ने चलाया था। और सबसे पहला, ठीक है, आपको
जो धातु की मुद्रा थी उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है वह पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्का, याद है, ये आपको मौर्य वंश के शासनकाल में चलाया गया। तो पर बहुत सारा सिक्का है, रुपयक है, आपको दिनार है, मतलब अलग अलग काल में अलग अलग सिक्के चलाएंगे। सर्वप्रथम सोने का सिक्का यूनानियों ने चलाया था। क्लियर है। कह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम रहेगा? तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन, डबल यह हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अच्छा, रेलवे जो स्पीडी जीके जीएस का सीरीज है, इसमें मैं प्रश्न के साथ ही आपको आंसर करते चलूंगा। अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करूँ तो करूँ, नहीं तो मैं स्पीड से खींचूंगा। क्योंकि अगर डिटेल आपको पढ़ना, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पढ़ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ना, वहाँ आपको डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी। उधर भी डिटेल बताऊँ, इधर भी डिटेल बताऊँ, तो कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? यानी कि राज्य अपहरण नीति को जो है वो क्रियान्वित किसने किया था? ठीक है, राज्य अपहरण नीति में क्या होता था, इसमें बताया गया था कि जिस राजा या जिस शासक का पुत्र वंशज नहीं है, तो उसके राज्य को जो है वह क्या करेंगे, अंग्रेज जो है वो अपने अधिकार में ले लेंगे। तो इसी को कहा गया राज्य अपहरण नीति, मतलब जबरदस्ती। जैसे इसमें लिया भी गया था, झांसी रानी का जो है वह लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, तो उसके राज्य को जो है वो क्या किया गया था, अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लेते। इसी को कहा गया राज्य अपहरण नीति। तो राज्य अपहरण नीति जो है वह किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत खतरा था डलहौजिया। क्लियर है। तो राज्य अपहरण नीति किसने कार्यान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय के क्या थे, भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। कौन रहेंगे? दादा भाई नौरोजी। क्लियर, दादा भाई नौरोजी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के क्या रहेंगे? प्रतिपादक होंगे। अगला प्रश्न, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए, राज्यसभा सदन का दो सदन होता है, एक होता है आपको राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है, ठीक है, मनोज, देखिए इसमें होता है आपको राज्यसभा में 245 और लोकसभा में होता है 545। क्लियर है। जिसमें राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य जो है होते हैं, जो कि साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से रहेंगे। और इन्हें कौन मनोनीत करेंगे? इनके कार्यों को देख करके, यानी कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के, कला मतलब तो उसमें खेल सब आ जाएगा। तो कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे व्यक्ति रहेंगे, उन्हें जो है माने इन सब चीजों यानी कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्हें डायरेक्ट जो है वो क्या किया जाता है, राज्यसभा में ले ले आया जाता है। और यह राज्यसभा में मनोनीत कौन करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। तो राज्यसभा में कितने मनोनीत हो रहे हैं? तो 12। और लोकसभा में कितने होंगे? तो 2। यहाँ पर लोकसभा में जो होंगे ये एंग्लो इंडियन होंगे। कौन होगा? एंग्लो इंडियन, ये याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। बात समझ रहे? और लोकसभा में सीट कितने होंगे? तो 545 और राज्यसभा में 245। यानी 12 तो मनोनीत हो गया था, बाकी कितना बचेगा? 233। यानी 233 जो है वह इलेक्शन के थ्रू आएंगे चुन करके। बात समझ में आया? तो प्रश्न वही कर रहा था कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सुंडा जल डमरू मध, जल डमरू मध मतलब क्या होता है? कि जल डमरू मध मतलब होता है कि दो,
मतलब जल संधि कर सकते हैं, यानी कि दो जलीय क्षेत्र को जोड़ेगा और दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करेगा। तो कह रहा है कि सुंडा जल संधि या जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। ठीक है, किन दो देशों के बीच स्थित है आपको सुंडा जल डमरू मध्य। तो सुंडा जल डमरू मध्य जो है वह आपको जावा और सुमात्रा देश के बीच स्थित है। कौन से देश? तो जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा देश के बीच। बात समझ में आया? तो जावा और सुमात्रा देश के बीच कौन सा जल डमरू मध्य जल संधि है? तो सुंडा जल संधि है। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। यानी कि राष्ट्रीय आय कहने का अर्थ ये है कि कितना मतलब एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जो है वो आएगा और कितना पैसा हमको खर्च करना है, मतलब सरकार को, केंद्र सरकार को। तो उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। मतलब कि पूरा गणित बैठाना है, क्या खर्च किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च करेंगे, किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाना है, विज्ञान में कितना लगाना है, डिफेंस में कितना पैसा लगाना है। तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय का आकलन। तो राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी CSO। ठीक है, यानी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सांख्यिकीय क्या हो जाएगा? सांख्यिकीय संगठन। इसी को अंग्रेजी में सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करेगा कि कितना आय आ सकता है, कितना खर्च हो सकता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। कह रहे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। क्लियर है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए हमने एक क्लास जो है गांधी जी के बारे में ही आपको पूरा डिटेल बताया हुआ, ऐसे इंपॉर्टेंट गांधी युग के बारे में आपको SPD में ही एक क्लास मेरा बताया हुआ है। तो आप वहां से जाकर डिटेल देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता को किया गया था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच, इरविन क्या था? एक अंग्रेज थे, इनके बीच जो समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं और यह हुआ था आपको 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वो आपको वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन, वाशिंगटन आपको DC में। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पहले योजना आयोग था, अभी यही योजना आयोग जो है किसमें बदल गया है? नीति आयोग में। तो पहले योजना आयोग था, नाम बदल हो गया नीति आयोग, उसमें कुछ चेंजिंग भी हुए हैं। तो योजना आयोग या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन हो जाएगा? तो अभी का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। क्लियर है? तो योजना आयोग जब नाम बदल के हो गया नीति आयोग, तो नीति आयोग ही जानिए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहते हैं हम? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को जो है वह अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वह आपको SPD का रोज पोलियो की तरह 2-2 बूंद जो है वह पढ़ते चलना है। ठीक है, बाकी जो है आपको उधर भी तो पढ़ना है, इसलिए मैं SPD का जो है वह एकदम बहुत शॉर्ट क्लास लेता हूँ। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन का राज कवि का नाम क्या था। तो हर्षवर्धन का राजकीय कवि का नाम था, क्या रहेगा? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राजकीय कवि का नाम था आपको बाणभट्ट। क्लियर है? अगर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका
चरगा यानी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम सोने की मुद्रा किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला करेंगे, राज्य अपहरण नीति किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी उसमें के वाइस रहे थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12। सुंडा जल डमरू मत किन दो देशों के बीच है? जावा और सुमात्रा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। गांधी इरविन समझौता किसके कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न था इसमें कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था? वाशिंगटन डीसी में। और योजना आयोग जिसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम अगला जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न आया हुआ है उसको हम लेकर के आएंगे स्पीडी का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको उचित समय पर जो हमारा क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।